नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 8 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज ई पेपर नहीं आया मेरे पास, इसीलिए फ़ोटो खींच के ही मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिएगा, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं, ओके। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई सारे पीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिहार स्पेशल का एक टॉपिक आपके लिए अंत में भी आएगा, ओके। देखिए क्या है आज का हेडलाइन। अगर हम लोग हेडलाइन की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है सदन में, अभी तो भाषण चल रहा है पक्ष का और विपक्ष का। ये पॉलिटिकल मुद्दे क्या बोला उन्होंने, अपोजिशन इज क्रिएटिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है। उसके अलावा कल मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया, ये जंतर मंतर दिल्ली में एक जगह है सीपी के पास में, कर्नाटक प्लेस के पास। जंतर मंतर क्या था पता ही होगा आपको। समय देखने के लिए वेधशाला का निर्माण किया गया था जयसिंह के द्वारा बनारस में, दिल्ली में। और तो वही जंतर मंतर के पास में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल तो कर्नाटक का था। आज 8 तारीख को किसका है? आज केरल राज्य का प्रदर्शन है। किस चीज़ को लेकर? इससे पहले पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, उसने भी प्रदर्शन किया था। किस चीज़ को लेकर? कि इकोनॉमिक रूप से राज्यों को कमज़ोर किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाते हैं। बार बार शब्द में यूज़ कर, आरोप, है ना। तो इसको भी देखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध क्या है, ठीक ना। और ये जो इशू है अभी वर्तमान में जो चल रहा है, ये हाईलाइट में आ रहा है कि जीएसटी कलेक्शन और टैक्स देने के मामले में दक्षिण के राज्य जो हैं, ये उत्तर के राज्य से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करते हैं और इनके यहाँ से जीएसटी भी ज़्यादा कलेक्शन होता है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। क्यों होता है? क्योंकि ये समृद्ध राज्य हैं, इनके यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास खूब अच्छे तरीके से हो पाया है। दक्षिण भारत में सड़कें अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्वास्थ्य और शिक्षा का पैमाना बहुत अच्छा है वहाँ पर। तो अगर हम उत्तर और दक्षिण का कंपेयर करें तो दक्षिण के राज्य जो है वो समृद्ध राज्य में आते हैं। तो जो समृद्ध राज्य होगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, ये सभी के सभी राज्य जो हैं वो टैक्स कलेक्शन में आगे हैं। अब टैक्स कलेक्शन में तो ये आगे हैं। अगर गरीब राज्य की हम लोग बात करें तो कहाँ पर है? वो नॉर्थ इंडिया में है। तो जो दक्षिण के राज्य है, ये ऐसा आरोप लगाते हैं कि हमारा टैक्स जो है वो कहीं और पर खर्च किया जा रहा है। उसके बाद से ये भी आरोप लगाते हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है, वो जो है वो अतार्किक ढंग से किया जाता है, जिसके कारण से राज्यों का नुकसान होता है। राज्य जो प्री जीएसटी पीरियड में थे उसके कंपेयर में पोस्ट जीएसटी पीरियड में उनका कलेक्शन कम हो गया है और उनका डेफिसिट बढ़ गया है, उनका घाटा बढ़ गया है। जितना वो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। इसके कारण से ये पक्ष विपक्ष का आरोप प्रतिरोप चल रहा है। कल किसका था? तो कल था कर्नाटक का प्रदर्शन। आज किसका है? तो आज केरल राज्य का प्रदर्शन है। और इससे पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का था प्रदर्शन। और अभी जो एनडीए में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी ने भी कुछ समय पहले बोला था कि राज्यों को हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, राज्यों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। किसमें? तो राजस्व संग्रह में, और राजस्व को प्राप्त करने में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। ये किसकी बातें हो गई? ये राज्य सरकार का पक्ष हो गया। अब केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? अभी हम लोग संवैधानिक प्रावधान भी समझेंगे। आप मेरी बातों को जरा ध्यान से गौर से सुनते जाइएगा। केंद्र सरकार का पक्ष है कि हमने इनको ऋण का बहुत ही भारी स्तर पर मुहैया करवाया है। किसको लेकर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर हमने काफ़ी बड़े स्तर पर हम इनको पैसा दे रहे हैं कि आप खर्चा कीजिए, और ब्याज मुक्त ऋण हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा राज्य सरकार बोलती है, केंद्र सरकार बोल रही है कि हमने कोई भी विभेद नहीं क्रिएट किया है टैक्सों को बांटने में। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि केरल ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो उसी के ऊपर ज़्यादा खर्चे किए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर वास्तविक में होगा तो सोशल जस्टिस में ज़रा इसको अप्लाई कीजिए कि अमीर वर्ग अगर ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो अमीर वर्गों पर ज़्यादा टैक्स का पैसा खर्च करो। ये तो फिर सामाजिक विभेद हो जाएगा, असमानता बढ़ जाएगी। और देश तो एक ही है। अगर ध्यान से देखें तो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, कहीं से भी टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? केंद्र सरकार के पास पैसे आ रही है, केंद्र सरकार डेवलपमेंट पर खर्चे करेगी। ये कुछ इशू है, इसको ध्यान में रखिएगा। और राजकोषीय संघवाद एक शब्द है।
राजकोषीय संघवाद, इसका तात्पर्य होता है केंद्र और राज्य जो हैं वो रेवेन्यू को लेकर, फिजिकल चीज़ों को लेकर, राजकोष को लेकर क्या करें तो संघवाद की भावना को बढ़ाएं। जिसमें जीएसटी इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल था। जीएसटी क्या करती है, संघवाद की भावना को बढ़ाती है। टैक्स कलेक्शन को लेकर, टैक्सों को लगाने को लेकर, टैक्सों को हटाने को लेकर, इनडायरेक्ट टैक्सेज, कौन से टैक्सेज बंधुओं, इनडायरेक्ट टैक्सेज, उसको हटाने और लगाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी परिषद के तहत में, जिसकी स्थापना जीएसटी काउंसिल जिसको बोलता है, संवैधानिक बॉडी है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी हिस्सेदार होते हैं, सब बैठकर ये तय करते हैं कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा किस पर लगाया जाएगा, कितना हटाया जाएगा। ये राजकोषीय संघवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है। आपसे पीटी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजकोषीय संघवाद के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं या बता सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बन गया होगा इस विवाद का, और बाकी प्रधानमंत्री जी के बयान का अभी कोई आरोप प्रत्यारोप वाला है। ये इन दोनों पार्टियों का काम होता है, पक्ष का विपक्ष का, उस पर हमें नहीं जाना है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बहुत ही खराब बयान दिया था, बाद में उन्होंने इसको लेकर सॉरी बोला। उन्होंने बोला कि दक्षिण भारत को एक अलग देश के तौर पर बना देना चाहिए। ये सोचे कितना बड़ा खराब बयान है, और इसको लेकर बाद में उन्होंने फिर माफ़ी मांगा। तो अब जो पक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इसको खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करके अपना काम निकलवाना चाहती है। तो ठीक है, इन दोनों का काम है, हमें क्या पढ़ना, हमें किस में पढ़ना है, हमें केंद्र और राज्य के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको पढ़ना है, और कुछ चीज़ें यार चर्चा में है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं हम। ओके, एक योजना है जिससे आज हम लोग शुरुआत करेंगे। योजना के बाद कल का भी एक टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ध्यानपूर्वक आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, एक से बढ़कर एक टॉपिक आने वाले हैं। पहला ये टॉपिक कौन सा है, देखिए, ये टॉपिक है मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम से या इस योजना से संबंधित सीधा सीधा सवाल आपके पीटी में कॉपी पेस्ट हो सकता है। इसके क्राइटेरिया, कैसे क्या लागू किया जाएगा, कौन लागू कर रहा है, क्या इसके प्रावधान है, क्यों इसको लाया जा रहा है, ये चीज़। अब मेंस में आपसे इसके कॉज पूछे जा सकते हैं, कारण क्या भाई लाने का, या तो इसके परिणाम पूछे जा सकते हैं, या इसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष पूछे जा सकते हैं। योजना आधारित जब सवाल आता है ना मेंस में, तो बोनस होता है आपके लिए। बोनस क्यों होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, योजना पढ़ के जाओ और लिख के आ जाओ, है ना, इसी प्रकार से होता है। देखिए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने का फैसला लिया है। सभी गांवों को क्या करेगी, मानचित्र की तैयार करेगी और डॉक्यूमेंटेशन करेगी गांवों का। आपको तो पता ही होगा कि भारत एक गांव का देश है, लेकिन अब क्या हो गया, भारत एक खाली गांव का देश है। गांव खाली हो गए हैं, भारत एक खाली गांव का देश है, शहर भरे पड़े हैं, है ना, ओवर पॉपुलेटेड शहर हैं, और गांव में पॉपुलेशन बिल्कुल गिर गया है, कम हो गया है गांव में पॉपुलेशन, है ना। क्यों, माइग्रेशन के कारण से। नॉर्थ इंडिया की ये बहुत बड़ी समस्या है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय गाँव के जीवन, ध्यानपूर्वक एक एक फैक्टर को समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, जीवन, इतिहास, लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना तथा इसे आभासी तथा वास्तविक समय के आगंतुकों, विजिटर्स के लिए उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्या है, संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना भी लागू कर रहा है, जिसमें 8 घटक शामिल हैं, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अगर आपसे फिर से पूछा जाए तो क्या है भाई, गांव का जीवन, इतिहास, लोकाचार की विस्तृत जानकारी को डॉक्यूमेंट करना डिजिटली रूप से भी, और उसको क्या करना, अगर कोई विजिट करते, आने वाले समय में हम विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ क्या करेगा, तो मदद करेगा हमारी। ओके, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम क्या है, तो सांस्कृतिक मानचित्रण पर यह राष्ट्रीय मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के समन्वय से संचालित किया जाता है। MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, मेरा गाँव मेरा धरोहर। ये मेरा गाँव मेरी धरोहर पर एक क्या किया गया है, तो एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। MGMD कार्यक्रम भारतीय गांव के जीवन, इतिहास, लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करने, इसे आभासी यानी कि ऑनलाइन व वास्तविक समय के आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। MGMD के तहत 7 व्यापक श्रेणियों के तहत जानकारी एकत्र की जाती है। अब 7 इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है उस गाँव की कला और शिल्प की जानकारी। ये हर गांव की अद्भुत कला होती है कुछ न कुछ, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। दूसरा है पारिस्थितिकीय दृष्टि से उन्मुख गांव। अगला है भारत के पाठ्य व शास्त्रीय परंपरा से जुड़े सोक्लोलिस्ट गांव, स्कॉलोस्टिक गांव है, सोक्लोस्टिक बोल दिया था मैंने, स्कॉलोस्टिक गांव। ओके,
रामायण महाभारत या पौराणिक कथाओं तथा मौखिक महाकाव्यों से जुड़ा महाकाव्य वाला गांव, स्थानीय व राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक गांव, वास्तुकला विरासत के तहत गांव, कोई अन्य विशेषता जिसे उजागर करने की आवश्यकता हो जैसे मछली पकड़ने वाला गांव, बागवानी गांव, चारगावा गांव वगैरह वगैरह। देखिए, जो भी विलेज होते हैं ना, उनकी कुछ न कुछ खासियत होती है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि कोई न कोई विलेज जो होते हैं किसी महाकाव्य से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी एक पेशा से जुड़ा हुआ हो सकता है ना, या किसी एक कला के तहत बंधा हुआ हो सकता है, उस गांव का कोई कला फेमस हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमें डॉक्यूमेंट करना है और उसको रखना है। फिर विजिटर्स आने वाले समय में जो हम बढ़ावा देंगे विलेज टूरिज्म को, तो उसमें हमें इस पर मदद मिलेगा। ओके, MGMD राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन का एक घटक है जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। MGMD के तहत 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जा रहा है। 2 लाख से अधिक गांवों का मानचित्रण पहले ही किया जा चुका है। मिशन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, कौन सा मंत्रालय कर रहा है ये भी बताया है मैंने, क्या उद्देश्य है ये भी बताया है मैंने। अब आगे देखिए क्या है। अगला है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन क्या है। ये संस्कृति मंत्रालय का है। ये क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित का तात्पर्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मर चुकी है। पुनर्जीवित उसी को किया जाता है जो मृत हो, उसको पुनर्जीवित करने एवं ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसकी रचनात्मक क्षमता की पहचान करने व प्रलेखीकरण करने के लिए NMCM की स्थापना की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, नेशनल मिशन किसके लिए? तो कल्चरल रूप से मैपिंग करने के लिए भारत का। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। सांस्कृतिक मानचित्रण 3 स्तरों पर कार्य करता है। कलाकारों के राष्ट्रीय निर्देशिकाएं व सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित लोग, कला व्यक्ति तथा कलाकार समुदाय, परंपरा के वाहकों को राष्ट्रीय डिजिटल सूची रजिस्टर तैयार करना, कला प्रथाओं के संरक्षण की नीतियां विकसित करना, साथ ही उनके अभ्यासकर्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, योजनाओं को लाना। कार्यान्वयन समझ में नहीं आ रहा तो योजनाओं को लाना, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई? तो जो संस्कृति से संबंधित लोग हैं पहले उनको इकट्ठा करो, नीतियां बना लो, परंपराओं को डिजिटल रूप से संग्रहित कर दो। यही 3 उसमें फैक्टर रखे गए हैं मानचित्रण मिशन में। ओके, मिशन अधिदेश क्या है? व्यापक थल सर्वेक्षण या प्रलेखीकरण की सहायता से सांस्कृतिक मानचित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय डेटाबेस को तैयार किया जाएगा। पूरे देश भर के कल्चरल मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। इससे क्या हो सकता है? इससे आने वाले समय में एक हमारा समृद्ध विरासत जो है, संस्कृति है, उसकी भी सुरक्षा हो सकती है। साथ ही साथ में और क्या होगा आने वाले समय में? टूरिज्म का एक नया सेक्टर जिसमें हम क्या बोलेंगे कि भारत का हमारे पास कल्चरल रूप से मैपिंग उपलब्ध है। आप किसी अद्भुत कल्चर को देखना चाहते हैं तो विशेष स्थल, विशेष गांव जा सकते हैं, विशेष शहर को विजिट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा देखिए अगला क्या है कि भावी पीढ़ियों के लिए देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, सुरक्षित, पुनर्जीवित और प्रसारित करना है। भारत सरकार को ही पता है कि गांव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तो उसके संस्कृति कल्चर को अगर सुरक्षित नहीं कर लेंगे तो आने वाले समय में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं। तो एक कार्यक्रम ये भी उद्देश्य से चला जा रहा है कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है वो गांव से कटती जा रही पीढ़ी है, उसको भी हम कम से कम ये बता सकें कि देखो गांव में क्या क्या होता था, क्या क्या हमारी कल्चर है। ओके, अगला देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा लोक संपर्क गतिविधि के माध्यम से पूरे देश में एक सुदृढ़ सांस्कृतिक जीवंतता का परिवेश विकसित करना भी इसका एक उद्देश्य है। कला व संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना क्या क्या है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, संगठनों का समर्थन करना है। इस योजना में 8 घटक शामिल है तथा प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य व वित्त पोषण आवंटन किया गया है। कला व संस्कृति को बढ़ावा देने तो वित्तीय सहायता की योजना में निम्नलिखित 8 घटक शामिल है। कौन कौन से है भाई? पहला है राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना, जो पूरे देश भर में उपस्थित कोई ऐसे संगठन है उनको वित्तीय सहायता देंगे। उसके बाद से कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट करना, हिमालय के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। ये अलग अलग देश में अलग अलग योजनाएं चल रही है, कल्चर रूप से भारत सरकार चला रही है। किसके लिए? देश की संस्कृतियों को सहोजने के लिए। बौद्ध तिब्बती संगठन के संरक्षण विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है। स्टूडियो और थिएटर आर्ट के लिए भी भारत सरकार वित्त मुहैया करवाती है।
संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता देती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भी योजना चलाया जा रहा है और घरेलू उत्सव और मेले के लिए भी भारत सरकार क्या करती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करती है। ये कुछ योजनाएं हैं, इसके बारे में बस बेसिक ध्यान में रखिएगा। बाकी मेरा गाँव मेरी धरोहर योजना को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है आपके लिए कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन को अगले साल से अडॉप्ट किया जाए। पोल के पहले ही हो सकता है, लोकसभा इलेक्शन के पहले ही ये चीज़ हो सकता है क्या कि सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन। टोल आपको पता ही होगा, टोल प्लाजा पर जो टोल देते हो आप सड़कों पर, एनएच पर, हाईवे पर चलने के लिए। और क्या बोला इन्होंने बोला है कि देखिए आचार संहिता लागू होने से पहले, आचार संहिता कब से लागू हो जाएगी, तो मई में इलेक्शन है, तो मेरे हिसाब से अप्रैल माह से मुझे लग रहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आचार संहिता अब मार्च के लास्ट में भी हो सकता है। लागू होने के पहले नितिन गडकरी जी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन। अभी होता क्या भाई, किस चिड़िया का नाम है, क्या होगा, सैटेलाइट ट्रैक करेगा क्या होगा, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने बोला है कि हम करेंगे, ठीक है भाई करेंगे। अभी कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो 2016 ईस्वी में एक टेक्नोलॉजी को भारत में लागू किया गया। कौन सा था वो, फास्ट टैग। आपने अगर गाड़ी आपके पास होगा तो आपको पता होगा कि फास्ट टैग गाड़ी पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। फास्ट टैग आप गाड़ी बस लेकर गुजर जाइए टोल प्लाजा से तो आपका पैसा जो है वो कट जाता है ना। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। किस पर काम करता है, सुनते जाइएगा थोड़ा सा ढंग से, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जैसे मेट्रो कार्ड होता है ना, उसी प्रकार का फास्ट कार्ड वगैरह भी गाड़ियों के विंड पर लगा दिए गए और उसके पश्चात से क्या होता है कि आपको बस टोल प्लाजा के निकट से गुजर जाना है, आपका पैसा ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। लेकिन अब भारत सरकार कोशिश क्या कर रही है कि भाई टोल को वसूलने का काम थोड़ा सा तार्किक ढंग से किया जाए। तार्किक का मतलब है, मान लीजिए आपके घर के निकट में टोल प्लाजा है, आप घर से निकले, आपको टोल प्लाजा पर पैसा देना पड़ रहा है बार बार, तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं गलत होता है। कोई आदमी लंबी दूरी तय करके आ रहा है, वो भी पैसा दे रहा है, आप तो तुरंत ही घर से निकल कर आए, वो भी पैसा दे रहा है, ये क्या होता है, ये कहीं ना अतार्किक है। तो अब इसको लेकर इन्होंने किया है, सैटेलाइट बेस्ड में क्या होगा कि आपकी कार कितने देर तक एनएच पर मूव कर रही है, एनएच पर कितने दूरी को तय करके आई है, कितने देर से चल रही है, इस चीज़ को ट्रैक करने के पश्चात आपको क्या दिया जाएगा, आपका टोल डिसाइड किया जाएगा, आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन दैट द फोटो ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑफ द व्हीकल विल बी कैप्चर एंड द टोल अमाउंट विल बी डेबिटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द हाईवे ट्रेवर्स बाय द व्हीकल। जो गाड़ी है उसने कितनी दूरी को तय किया है हाईवे पर, जगह जगह पर आपको पता होगा कैमरे लगे होते हैं, वो आपका फ़ोटो खींचता रहेगा नेम प्लेट का, और उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा ना कि ये गाड़ी कितनी दूर से कितने समय से एनएच पर चल रही है, कहाँ कहाँ पर इसको देखा गया है, उसके पश्चात आपका टोल डिसाइड किया जाएगा आने वाले समय में। कुछ नहीं है, जनता से ज़्यादा टोल वसूलने का एक नया हथियार है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और देखिए क्या है, इन्होंने बोला कि ये जो योजना हम लाएंगे इसका हमने पहले से ही क्या कर रखा है, पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चला रखा है। कहाँ कहाँ पर, इन्होंने देखिए यहाँ पर बोला है कि दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट चला रखा है पहले से ही। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन किस प्रकार से काम करेगा। तो जगह जगह पर एनएच पर जो कैमरे लगे होते हैं वो क्या करेंगे, गाड़ी के नेम प्लेट का रजिस्ट्रेशन वगैरह को कैप्चर करेंगे। उसके अलावा आपकी गाड़ी कितनी दूरी को तय करके आई है एनएच पर, कितने देर से एनएच पर चल रही है, इसके आधार पर आपका टोल जो है वो लिया जाएगा। ये सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन इसी साल लोकसभा इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और फास्टैग जो है वो मैंडेटरी कब बनाया गया था गुरु, 2021 ईस्वी में फास्टैग को लगाना गाड़ी पर अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको गाड़ी पर ये लगाना ही पड़ेगा फास्टैग। उससे पहले होता था कि रुको फिर कैश दे दो फिर आगे बढ़ जाओ, तो उसके कारण से भारी जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। इसके कारण से फास्टैग लाया गया। अब उसको और भी ज़्यादा तार्किक करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला जो न्यूज़ है वो कल के रिजर्वेशन वाले मुद्दे से ही संबंधित है। कल मैंने आपको समझाया था ना कि रिजर्वेशन को लेकर भारी बहस चल रहा है, कहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में।
अब उसी को लेकर अगला बहस है कि भाई एससी है या एसटी है या ओबीसी है, हमें समय के साथ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमें समय के साथ क्या करना पड़ेगा, इनमें सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएंगे, ये रिजर्वेशन पॉलिसी धीरे धीरे समय के अनुकूल नहीं बन पाएगी। तो इसी को लेकर भारी चर्चा चल रहा है। कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तर्क वितर्क चल रहे हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि एससी जो समुदाय है, एससी जो कास्ट है, समुदाय नहीं कास्ट है, इसको भी दो भागों में बांटना जाना चाहिए। ये एससी में वो एससी कास्ट होने चाहिए जो क्या है, जो थोड़े से समृद्ध हो गए हैं या कम से कम क्रीमी लेयर का प्रावधान करना चाहिए, और दूसरा हिस्सा जो वाकई वास्तविक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, कल के वीडियो मैंने डिटेल में सब कुछ समझा दिया था, जिसके बाद आज के वीडियो में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये टॉपिक रोज़ पेपर में आ रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आरक्षण से जुड़े जो भी प्रावधान हैं, आर्टिकल 15-16 में जो भी हैं, लोकसभा विधानसभा में जो भी आर्टिकल के आरक्षण के प्रावधान हैं, महिला आरक्षण के जो भी प्रावधान हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के जो भी प्रावधान हैं, इन टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे से तार्किक ढंग से तैयार करके जाइएगा। ये आपसे पीटी मेंस एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है कि इससे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला है कि डिस्पाइट पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ, मालदीव एट हाई रिस्क ऑफ डेब्ट डिस्ट्रेस। किसने बोला है ये चीज़? आईएमएफ ने बोला है कि ऋण में फंसने का मालदीव हाई रिस्क से जूझ रहा है, जबकि कोरोना के बाद वहाँ पर वृद्धि भी देखी गई, ग्रोथ भी देखा गया है, फिर भी मालदीव जो है वो ऋण जाल में गंभीर रूप से फंस सकता है। उसकी इकॉनमी जो है वो सही ढंग से नहीं चल पा रही है, ये आईएमएफ ने बोला है। आईएमएफ ने बोला है तो यानी कि वाकई कुछ गंभीर समस्या तो है ही। आईएमएफ ने ये भी बोला है साथ में कि अगर मालदीव गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज नहीं किया तो। पॉलिसी में चेंज का मतलब क्या होता है गुरु? पॉलिसी में चेंज का मतलब होता है कि आप केवल और केवल दिखावे की चीज़ों को मत बदलिए। जैसे 1991 से पहले जब हमारी इकॉनमी क्या थी, संपूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण वाली इकॉनमी थी, अगर 1991 में हम पॉलिसी में चेंज नहीं करते तो आज भी हमें हो सकता था बार बार ऋण लेना पड़ता, और ऋण लेने के पश्चात क्या होता, फिर से हमें फंस जाते हम डेब्ट ट्रैप में और फिर से हमें ऋण लेना पड़ता। पॉलिसी में अगर हमने चेंज नहीं किया होता, नियम कायदों को नहीं बदला होता, चलने के तरीकों को नहीं बदला होता, तो आज भी हम ऋण डेब्ट में ही फंसे होते। ठीक है, मालदीव के साथ हमारे संबंध जो हैं वो चर्चा में रहते हैं। आपको पता ही है कि वहाँ पर जब से चीन समर्थित सरकार, बिल्कुल सही शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्थापना हुई है, जब से मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट जब से आई है, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है इंडिया आउट, है ना। इसके कारण से भारी समस्या से जूझ रहा है भारत और मालदीव का रिलेशन। उसके बावजूद भारत ने बजट में मालदीव के लिए अच्छा खासा पैकेज का ऐलान किया है। करना भी चाहिए हमें। जो आदमी पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं उनके लिए पैसे का इंतज़ाम करना ही पड़ता है। हमारे रिलेशन कोई ख़राब नहीं हो गए हैं, रोलर कोस्टर के जैसे देशों के रिलेशन चलते रहते हैं, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत ख़राब। इसको ध्यान में रखिएगा। डेब्ट में फंसेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ही आएंगे, और कहाँ जाएंगे? चीन के पास जाएंगे तो बोलेंगे आधा मालदीव हमें दे दो, है ना। तो इसलिए वो हमारे पास ही आएंगे आज न कल, नहीं तो पॉलिसी में चेंज करेंगे। भारत मालदीव संबंधों को रिवाइज करके अच्छे से जाइएगा एग्ज़ाम में, मैं पढ़ा चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालदीव विषुवतीय राष्ट्र है, 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है मालदीव के समीप से, और अपना लक्षद्वीप जो है वो मालदीव के बहुत ही निकट में स्थित है। मालदीव लंबा में है, इसका देशांतरीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार वो काफ़ी ज़्यादा है, देशांतरीय विस्तार इसका बिल्कुल न के बराबर में है। बहुत सारे द्वीपों से मिला हुआ एक देश है। द्वीप ये किस प्रकार के द्वीप हैं? तो ये है कोरल, है ना, कोरल वाले द्वीप है यहाँ पर। जो लक्षद्वीप में जो द्वीप है उसी प्रकार के हैं। अंडमान निकोबार किसका है? तो अराकान योमा, हिमालय की श्रेणियाँ जो है वही पानी में डूबी हुई है, वही है अंडमान निकोबार। लेकिन मालदीव कौन सा है? तो कोरल से बना हुआ द्वीप है, कोरल द्वीप इसको कहा जाता है। सारे के सारे लक्षद्वीप से लेकर मालदीव तक पूरा। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला है कि 390 साल पुराना एक लैंप पोस्ट कहाँ पर मिला है? ये पीटी में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये मिला है हमें कहाँ पर? तो नालगोंडा में मिला है, तेलंगाना राज्य में मिला है। जो किसका है? तो 390 साल पुराना है। इसको दीप स्तंभ बोला जाता है।
दीप स्तंभ बोला जाता है। ये कहाँ पर मिला है हमें? तो तेलंगाना राज्य के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में मिला है। माना जा रहा है कि 400 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। और लैंप पोस्ट है तो कहाँ पर होगा? किसी नदी या समुद्र के किनारे में स्थित होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एज ऑफ रिवर कृष्णा इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। लैंप पोस्ट को टेम्पल का आर्किटेक्चर का ही हिस्सा माना जाता है। और जो इस पर लिखा हुआ है 1635 ईसा पूर्व का, 1635 ईस्वी के आसपास का यहाँ पर क्या है तो इंक्रिप्शन है। और इस पर तमिल में लिखा हुआ है। और ये भी बोला गया है कि ये विश्वनाथ जो हैं उनको डेडिकेट करके इस पर लिखा गया है। कहाँ पर मिला है ये? तो तेलंगाना में मिला है। शिव मंदिर के स्ट्रक्चर के रूप में दीप स्तंभ या मंदिर स्ट्रक्चर के रूप में दीप स्तंभ को लगाया जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा, मंदिर स्ट्रक्चर का एक भाग है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर हुआ करता था जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि दीप स्तंभ किस आर्किटेक्चर का भाग होता था? तो मंदिर आर्किटेक्चर का ही भाग होता था। मंदिर में ही के आस पड़ोस से बनाए जाते थे। यहाँ पर एक शिव मंदिर था जो माना जाता है कि तोड़ दिया गया था। हैदराबाद में जब हैदराबादी किंगडम की स्थापना होती है तो वहीं से 180 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि उसी के दौरान इस मंदिर को तोड़ा गया था। ये दीप स्तंभ 20 फुट लंबा है। कहाँ पर मिला है? कृष्णा नदी के तट पर नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना राज्य में मिला है। ये इतना ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला जो है वो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध है और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी बात भी हम लोग कर लेंगे। IMEC परियोजना, कल मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में क्या होने वाला है। तो दिल्ली में रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग में कौन आ रहे हैं? तो ग्रीक के प्रधानमंत्री महोदय, यूनान ग्रीक जो देश है उसके जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, स्टेट प्रमुख हैं, वो आ रहे हैं भारत की यात्रा पर रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए। उसके पश्चात दुनिया भर के जो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े डिप्लोमेट हैं, कारोबारी हैं, भारत सरकार जो है, ये सभी मिल बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि भाई इजराइल हमास वॉर के पश्चात से IMEC जो है ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया था। अब इसको फिर से खोला जाए, इस पर काम शुरू किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट जोन रहेगा ही मिडिल ईस्ट हमेशा, लेकिन हमें काम भी इसी के द्वारा करना पड़ेगा। IMC परियोजना नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इसके भारत के लिए महत्वपूर्ण भू राजनीतिक व आर्थिक निहितार्थ हैं और भारत के लिए जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों रूप से इसके निहितार्थ हैं। इसके 8 हस्ताक्षरकर्ता देश में शामिल है भारत, USA, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस व जर्मनी। इन सभी ने इस पर साइन किया है। किस पर? तो IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसी पर साइन किया है। किसने? इन सभी देशों ने भी साइन किया हुआ है। इसमें रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क, पहला रेल होगा, शिप से रेल, सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो 2 गलियारों ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ कॉरिडोर के बीच फैले होंगे। इसका मैप मैं दिखाऊंगा, हवा में बातें नहीं करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके PT मेंस के रिगार्डिंग, ध्यानपूर्वक इसको कवर करिए। क्या है? पूर्वी गलियारे भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा, जबकि उत्तरी गलियारा अरब को यूरोप से जोड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगा। IMEC रेल और शिपिंग विकल्पों का अलावा बिजली व ऊर्जा, गैस, हाइड्रोजन पाइपलाइन कनेक्टिविटी का भी विकल्प प्रदान करेगा। ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें होंगी। ये है भारत से यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कहाँ पर? तो यहाँ से जोड़ेंगे अरेबियन देशों में। UAE को हम जोड़ेंगे, UAE से ये जाएगा जगह जगह पर अरेबियन देशों में रेल और सड़क के थ्रू में। फिर कहाँ पर चले जाएंगे? हाइफा कहाँ पर है? हाइफा के भारतीय रूप से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही है। ऐतिहासिक रूप से हम हाइफा से जुड़े हुए। कैसे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे उनको हराने में यहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों के रूप में जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के 3 रियासतों के सैनिकों ने बहुत ही अहम रोल अदा किया था। बहुत बहादुरी से लड़े थे। हाइफा और इजराइल के बच्चे जो हैं वो आज भी भारतीय सैनिकों की बहादुरी कहानी अपने वहाँ पर पढ़ते हैं। तो हाइफा तक हम जाएंगे। फिर हाइफा से हम भूमध्य सागर में उतरकर यूरोप तक पहुँचेंगे ग्रीक के थ्रू। तुर्की को हम बाईपास कर रहे हैं। यूरोप जाने के लिए हम तुर्की का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इजराइल जाएंगे। इजराइल से भूमध्य सागर होते हुए हम ग्रीक जाएंगे और इटली चले जाएंगे। पूरे यूरोप में वहाँ से हम चले जाएंगे। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, कहाँ कहाँ से किस प्रकार से गुजर रही है, कौन कौन से जगह इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी को ध्यान में रखना है। भारत के लिए IMC का महत्व क्या है? समग्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी होगा। उसके अलावा देखिए क्या है, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार को सुदृढ़ करने में भारत को मदद मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा? अगला देखिए क्या है, यदि खाड़ी सहयोग परिषद
जीसीसी और यूरोपीय संघ के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता संपन्न होता है तो आईएमईसी तीनों भागीदारों के आर्थिक भाग्य के लिए एक बड़ा संस्थागत उत्प्रेरक सिद्ध होगा। भारत के लिए, यूरोप के लिए और गल्फ के लिए, तीनों के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। मध्य पूर्व में प्रभाव का विस्तार होगा। भारत का जो प्रभाव है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा। व्यापार समय में कमी आएगी। बीआरआई के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो किसका है, चीन। ये कुछ बेनिफिट जो है वो भारत को मिलने जा रहा है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि बीआरआई के जो कुछ सदस्य हैं वो आईएमईसी के भी हिस्सा हैं। तो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो दोनों प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बीआरआई आईएमसी से अलग कैसे है? तो आईएमईसी की परिकल्पना में राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान अंतर्निहित है, जबकि बीआरआई में राष्ट्रों की संप्रभुता का कोई सम्मान नहीं किया गया है। चीन केंद्रीय भूमिका रखता है, जबकि यहाँ पर जो भागीदार देश हैं उन सभी की भूमिका बराबर होगी। बीआरआई को चीन के हितों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि आईएमईसी क्षेत्र के साझा हित को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। बीआरआई का लक्ष्य केवल चीनी कंपनियों के रोजगार पैदा करना है, जबकि आईएमईसी का लक्ष्य क्या है? उस क्षेत्र के देश की भलाई करना आईएमईसी का लक्ष्य रखा गया है। बीआरआई का अंतर्गत अत्यधिक उच्च दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। आईएमईसी सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ऋण अभ्यासों का पालन करता है, जो दुनिया भर में ऋण का सबसे अच्छा माध्यम है, जो सबसे अच्छा रेट है, उसी के आधार पर आपको ऋण दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अलग कैसे है, डिफरेंस क्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध को लेकर हम लोग पढ़ेंगे और संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे। संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं। वर्तमान के विवाद के मुद्दों को मैंने बता दिया है आपको, वो तो कम से कम ध्यान में रखिएगा। शुरुआत में ही मैंने वर्तमान के विवाद के मुद्दों को आपको बता दिया था। देखिए क्या है वित्तीय संबंध। आर्टिकल 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। कहाँ पर? भारत के संविधान में की गई है, 268 से 293 तक में। भाग 12 है, ये भी ध्यान रखिएगा। भाग के बारे में पीसीएस वाले कई बार आपको डिफिकल्ट सवाल अगर बनाना होगा तो पूछ लेंगे कि केंद्र और राज्य का जो आर्थिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, ये संविधान किस भाग में आता है। ओके, केंद्र और राज्य के मुख्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में कार्य क्षमता, पर्याप्त और उपयुक्तता को मुख्य सिद्धांत माना गया है। संविधान निर्माताओं ने इन तीनों सिद्धांतों में समन्वय करने की अद्भुत चेष्टा की है कि कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता, इन तीनों के आधार पर हम क्या करते हैं, केंद्र और राज्य के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको संविधान निर्माताओं ने बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने संपूर्ण रूप से कोशिश की कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट हो। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास से सीखा है वित्त आधुनिक प्रशासन तंत्र का एक रक्त है। योजनागत व्यय, आपदा के समय किसी भी तरह के व्यय के लिए हमें क्या चाहिए? हमें व्यय चाहिए, वित्त चाहिए, ये होता है। अगला देखिए क्या है कि अगला भारत का जो संघीय ढांचा है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने कनाडा से लिया था। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के तहत राज्यों को भी राजस्व प्राप्त करने के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि भारत सरकार, कनाडा की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार, तीनों जगह जो संविधान है उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि राज्यों को वित्त के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। ओके, स्विट्जरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधनों का विभाजन भारत के विपरीत वर्णित है। वहाँ केंद्र राज्य के ऊपर निर्भर है, क्योंकि केंद्रीय राजस्व अधिकतर भाग राज्यों को प्राप्त होता है। और वहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड में ठीक विपरीत है। वहाँ पर केंद्र सरकार को राज्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है पैसे के लिए, वित्त के लिए। ओके, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? संविधान का अनुच्छेद 275 संसद को इस बात पर अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायता अनुदान देने को बंद कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है। उन राज्यों को सहायता अनुदान दे सकती है केंद्र सरकार। 286, 287, 288, 289 में केंद्र और राज्य सरकारों को एक दूसरे के द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है। उन्हें कुछ करों से भी मुक्ति प्रदान की गई है। वही संविधान के 292, 293 क्रमशः संघ तथा राज्य सरकारों को शरण लेने का भी अधिकार प्रदान करते हैं। संघ तथा राज्य सरकारों को शरण लेने का भी अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 265 या प्रबंध करता है, जिसमें क्या बताया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना, यानी कि बिना लॉ के कोई भी कर वसूला नहीं जा सकता है। ये आर्टिकल 265 में लिखा गया है। ओके, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच निम्न तरीकों से कर शक्तियों का आवंटन किया गया है। संविधान द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संसद के पास संघ सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्यों के पास राज्य सूची पर है, जबकि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर निर्धारण का पूर्ण अधिकार दिया गया है। ओके, 80वें संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी में और 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र राज्य बीच राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 88वें संविधान संशोधन में एक नया अनुच्छेद 268D जोड़ा गया, जो सेवा कर से संबंधित है।
101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246 ए 269A 101 क्या है भाई? जीएसटी है। जीएसटी 279A को शामिल किया गया, अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया, यानी कि सेवा कर जो है, सर्विस टैक्स जो है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया है जीएसटी के द्वारा। ओके, अगला है कि आयात और निर्यात पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों के संबंध में केंद्र को ही समझ शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्य वस्तुओं की बिक्री पर अप्रत्यक्ष कर को लगा सकता है। 266 में संचित निधि, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। 280 में वित्त आयोग का उपबंध किया गया। सब के सब किससे संबंधित है? करों से संबंधित है, करों के बंटवारे से संबंधित। संविधान में जो अलग अलग उपबंध किए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, अगला है अनुच्छेद 274। यह अपेक्षा करता है कि ऐसे कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों जिनसे राज्य का हित जुड़ा हो के बारे में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होगी। इस प्रकार के अगर कोई चीज़ लाए जाते हैं तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिकल 274 में ऐसा लिखा गया है। ओके, तो इन प्रावधानों को कुछ कुछ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ये आर्टिकल डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। पीसीएस एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। तो यही है केंद्र राज्य के संबंध में वित्तीय संबंध का जो संविधान उपबंध किया गया वो है। बाकी इशू जो है उस पर कोई डिटेल आर्टिकल आएगा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में, तो आने वाले समय हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगले टॉपिक पर चलिए। अगला देखिए क्या है। अगला है कि शरद पवार जी की जो पार्टी है, आपको पता ही होगा, एनसीपी अजीत पवार ने हड़प लिया पूरा का पूरा। कल मैं उसके बारे में समझा चुका हूँ आपको। हड़प नहीं लिया, हड़प लेना गलत शब्द होगा। हड़प नहीं लिया मतलब एनसीपी अब किसका हो गया है? तो ये अजीत पवार का हो गया है। तो शरद पवार जी हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाई है और उनके पार्टी का नाम क्या है? ये आपके लिए पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये शरद चंद्र पवार, नेशनलिस्ट एनसीपी शरद चंद्र पवार जो है ये इनके पार्टी का नाम है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये इनके पार्टी का नाम है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एनसीपी जो है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, ये किनके पास चला गया है? तो ये चला गया है अजीत पवार जी के पास में, जो भाजपा के साथ अलायंस बनाकर अभी गवर्नमेंट में शामिल हैं। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र की सरकार में। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अगला एक और टॉपिक, ये टॉपिक है आपका बिहार से संबंधित। बिहार के देखिए, दरअसल में अभी स्पीकर कौन है? तो अवध बिहारी चौधरी जी हैं। 12 फरवरी को बिहार असेंबली में फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाने वाला है। राज्यपाल के आदेशानुसार फ्लोर टेस्ट कब होने वाला है? तो 12 फरवरी को होगा। लेकिन स्पीकर महोदय जो अवध बिहारी चौधरी, ये किस पार्टी से बिलोंग करते बंधु हो? तो आरजेडी। देखिए, दरअसल होता क्या है स्पीकर पद को लेकर, मैं समझा देता हूँ। बाकी संसद चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत से, कृपया करके उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। अभी तो टॉपिक में भी वही दिया हुआ है मैंने। देखिए, दरअसल में जब सरकार बदलती है कहीं पर भी, तो जो स्पीकर महोदय होते हैं, दरअसल उनको पिछले सदन ने चुना था, इसलिए उनको नैतिक रूप से क्या करना पड़ता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अवध बिहारी चौधरी जी ने बोला है कि हम अभी इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि फ्लोर टेस्ट तक मैं ही असेंबली का क्या रहूँगा? तो चीफ रहूँगा। ये चीज़ बोला है किसने? अवध बिहारी चौधरी जी ने। अब भाजपा और जो एनडीए अलायंस है वो बोल रहे हैं कि हम इनके खिलाफ में एक लाएंगे विधेयक और उसके पश्चात इनको हटा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है भाजपा और बाकी लोगों ने, एनडीए ने क्या बोला है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हम इनके लिए लाएंगे और तब जाके इनको हटाया जाएगा। लेकिन स्पीकर जो होता है वो सदन के विघटित होने से स्पीकर नहीं विघटित होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे लोकसभा जो है अभी अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा आचार संहिता के पश्चात, और जो लोकसभा स्पीकर हैं वो अपने पद पर बने ही रहते हैं। भले ही हो सकता है कि वो असेंबली का चुनाव हार जाएं। सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। जैसे ओम बिरला जी हैं, कोटा से सांसद हैं, मान लीजिए वो कोटा से सांसदी का चुनाव हार जाते हैं, फिर भी वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक जब तक नए स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर का गठन नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। उसके पश्चात वो अपने पद से हट जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। तो उसी प्रकार से जो अभी बिहार के स्पीकर हैं उन्होंने बोला है कि हम अपने पद से नहीं हटेंगे। उनको सामान्य तौर पर पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अपने पद से नहीं हटेंगे। उन्होंने बोला है कि हम नहीं हटेंगे। हम कब तक नहीं हटेंगे? जब तक फ्लोर टेस्ट होगा। पूरी प्रक्रिया आपको मैंने कुछ दिन पहले समझाया था, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले
राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री महोदय ने इस्तीफा दिया। उसके बाद से नई सरकार बनाने के लिए उन्होंने दावा भी पेश कर दिया और दावा पेश करने के पश्चात उनको बीजेपी ने समर्थन प्रदान किया और अब वो सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया, लेकिन शपथ लेने के पश्चात आपको सदन में अपने लिए बहुमत को इकट्ठा करना पड़ता है। इसको फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। वहाँ पर कितने लोग नीतीश कुमार जी के पक्ष में हैं, कितने लोग उनके विपक्ष में हैं, ये फैसला लिया जाएगा सदन में। तो वही फ्लोर टेस्ट होने वाला है 12 फरवरी तक। उसी को लेकर विवाद हो रहा है। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा लक्ष्मीकांत से अच्छे से तो आपका एक क्वेश्चन छूट सकता है, पूछा जा सकता है आपके पीटी एग्जामिनेशन में। ओके, ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक और मामला छोटा सा फंस रहा है, वो है क्या कि उसके बाद मैं चला जाऊँगा अगले टॉपिक पर। उन्होंने बोला है, ये जो अवध बिहारी चौधरी हैं, ये बोल रहे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ तभी लाया जा सकता है जब मुझे 14 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया गया हो। इनको इन्फॉर्म तो किया ही नहीं गया 14 दिन पहले। अब यहाँ पर संवैधानिक रूप से थोड़ी सी संकट उत्पन्न होगी कि अब ये सीट छोड़ेंगे या यही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को या फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट करवाएंगे। ये चीज़ होने वाला है बिहार में। तो बिहार में इतना आसान नहीं होगा अभी सरकार स्थापित करना। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे, अब तो ख़त्म हो गया न्यूज़पेपर का आपका न्यूज़ आज का। और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताया कीजिए थोड़ा सा। मुझे भी पता चलता है कि भाई क्या सही हो रहा है क्या गलत, कोई सुधार करना हो तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।